तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं टेकी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ के रिव्यू के बारे में, क्योंकि ये आईपीओ ऑलरेडी प्री अप्लाई में आ चुका है। 6 जनवरी से स्टार्ट होगा, आप इसमें बिडिंग कर सकते हैं और 8 तक बिडिंग कर सकते हैं। सारी डेट्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जीएमपी इसकी भाग रही है उसके बारे में बात करेंगे। अप्लाई करना है आपको या अवॉइड करना है वो भी डिस्कस करेंगे। इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे, कंपनी काम क्या करती है और किस तरह से इसकी परफॉर्मेंस रही है, केपीआई वैल्यू क्या है, मतलब सब कुछ डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आपको बस इस लास्ट तक इस वीडियो को देखना है और उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि फ्यूचर में जो भी आईपीओ आए सभी के बारे में मैं आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन पास करता रहूँ और आपके पास तक मैसेज पहुँच जाए। तो अब बिना देरी तक करते हुए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम पता देख लेते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो ये कंपनी 2012 में स्टार्ट हुई थी और मेनली ये केमिकल इंडस्ट्री और फार्मा इंडस्ट्री के लिए इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाती है। जो भी कंपनी इसको ऑर्डर देती है जिस हिसाब से उस हिसाब से उसे को ये इक्विपमेंट बना के देती है। और मेनली इसकी 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि हैदराबाद से ऑपरेट करती हैं, और बाकी इसके जो सेल्स ऑफिस हैं वो भारत के दूसरे शहरों में अवेलेबल हैं या जहाँ से वो ऑपरेट करते हैं। अगर देखा जाए तो हैदराबाद में ये अवेलेबल है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र को फार्मा हब भी कहा जाता है। अपने जो भी ये इंजीनियरिंग इक्विपमेंट देती है उनको बहुत अच्छी तरह से हाई क्वालिटी में उन्हें बनाती है और अपने जो भी उनके व्यापार करने वाले हैं, उनके क्लाइंट हैं, उनको देती है। अगर देखा जाए तो ना कि सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स केमिकल की जो भी प्रोड्यूस है इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाती है, साथ ही साथ उनके इंजीनियरिंग डिज़ाइन इंस्टॉलेशन असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करती है। यानी जब कोई कंपनी कोई ऑर्डर देती है कोई इक्विपमेंट बनाने के लिए, तो ये बनाने के साथ साथ उन्हें उनके यहाँ पर एक्सपोर्ट भी करती है और वहाँ पर उनको लगा के देती है। ठीक है, तो अपने क्षेत्र में ये बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छा इसका सब कुछ क्लाइंट्स हैं, जो भी स्टाफ है, सब कुछ बढ़िया तरीके से सेटल्ड है। अब मैंने स्टाफ की बात की है तो फिलहाल में 460 लोगों का स्टाफ इस कंपनी के साथ काम कर रहा है। इनका ग्रोथ अच्छा है, अपने क्लाइंट के साथ रिश्ता अच्छा है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। यानी इसकी जीएमपी अभी जस्ट भागना स्टार्ट कर दी है, जबकि अभी ये प्री अप्लाई में आया हुआ है। अब इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो श्री नागेश्वर राव कुंडल हैं। ये हो गया इस कंपनी के बारे में। और भी ये केबल वगैरह के जो भी इसका फील्ड है उसमें अच्छी तरह से पकड़ बना के रखी हुई है इस कंपनी ने। ये हो गया इस कंपनी का थोड़ा सा अबाउट कि ये कंपनी काम क्या करती है। अब हम देख लेते हैं कि आईपीओ किस तरह से काम करता है और इसकी डेट्स वगैरह क्या है, हमें कब अलॉट होगा, क्या होगा, सब कुछ इसमें देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 6 जनवरी से ये आईपीओ स्टार्ट होगा, जिसमें आप बिड कर सकते हैं। 8 जनवरी तक चलेगा। लास्ट बिड आप 8 जनवरी को लगा सकते हो, उसके बाद इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ये आपको अलॉट होगा तो 9 जनवरी को ये आपको आईपीओ मिल जाएगा, और उसके बाद अगर नहीं मिलेगा तो 10 तारीख को आपको रिफ़ंड आ जाएगा इस आईपीओ का। जो भी पैसा आप लगाओगे वो वापस आ जाएगा। और अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो 10 जनवरी को आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, और लिस्टिंग इसकी 13 जनवरी को है। तो 13 जनवरी तक को लिस्ट होगा ये। अब अगर देखा जाए तो इसकी प्राइस बैंड क्या रखी हुई है, तो 133 रुपये से 140 पर शेयर रखी हुई है इसकी। तो आप ऑब्वियसली 140 पे अगर अप्लाई करना हो तो जो सबसे अपर बिड है उस पर अप्लाई करना, तो मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एक लॉट में 107 शेयर रखे गए हैं इसके। अब अगर आप एक लॉट लगाते हैं तो आपको 140 के हिसाब से 14,980 रुपये की ज़रूरत पड़ने वाली है, और रिटेल कोटा में आप मैक्सिमम 13 बिड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और इशू साइज अगर देखा जाए तो ये कंपनी 410 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रही है। हालांकि 1000 करोड़ का आईपीओ तो होना चाहिए जिसमें आपको आसानी से मिल जाता है, लेकिन बाकी जो आईपीओ चल रहे हैं अभी फ़िलहाल जो 200, 250, 290 करोड़ के हैं उनसे तो ये ऊपर ही है, यानी कि इसमें आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद इसका जो फ्रेश इशू है वो 210 करोड़ रुपए का है, और ऑफ़र फॉर सेल वो 200 करोड़ रुपए का है। तो ये होगी इसकी डेट्स वगैरह, प्राइस बैंड वगैरह। अब इस कंपनी की हम थोड़ी सी फाइनेंशियल रिपोर्ट देख लेते हैं कि इसने अभी तक परफॉर्म कैसे किया है। तो सब कुछ सारा डाटा आपके सामने है, मैं आपको कंपेरिजन करके दिखाऊंगा 2022 से 2023, 2024 और सितंबर का जो क्वार्टर गया है अभी 2024 का, वहाँ तक का मैं आपको डाटा बताऊंगा, क्योंकि लास्ट क्वार्टर का डाटा अभी तक इसका रिलीज़ नहीं हुआ है। तो रेवेन्यू देखा जाए तो आप देख सकते हैं इसने हर साल बढ़ते हुआ रेवेन्यू दिया है। 2022 में 241 करोड़, और
2023 में 500 करोड़, 2024 में 550 करोड़ लगभग, और सितंबर का अभी पूरा क्वार्टर ये ख़त्म नहीं हुआ है, चारों क्वार्टर का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो फिर भी इसने 312 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। यहाँ पे आपको जो भी डाटा दिख रहा है ये सारा करोड़ में दिया गया है, और करोड़ के हिसाब से ही मैं आपको इसमें सब कुछ बता रहा हूँ। अब इसमें एक्सपेंस किया जाए तो इसने 2022 में 207 करोड़ रुपए खर्च हुए इसके, 2023 में 428 करोड़ लगभग, और 2024 में 469 करोड़ रुपए खर्च हुए। और 2024 का जो ये लास्ट क्वार्टर का था वो अभी तक आया नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाटा लिखा नहीं है। अब अगर प्रॉफिट की बात कर लें तो 2022 ने इस कंपनी ने टैक्स देने के बाद में 25 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। वहीं 2023 में 53 करोड़ का लगभग 53.42 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, और 2024 में 60 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। फिलहाल जो अभी इसका लास्ट क्वार्टर का जो डाटा आउट हुआ है उससे 36 करोड़ का इसने प्रॉफिट अभी तक बना लिया है। तो आप अगर प्रॉफिट में भी देखें आफ्टर टैक्स में, तो पहली साल से इसने जस्ट डबल ग्रोथ किया 2023 में, और 2023 के बाद 53 करोड़ से 7 करोड़ का प्रॉफिट किया, यानी 7 करोड़ ज़्यादा इसने प्रॉफिट अर्न करके दिया है। अब अगर असेट की बात करें तो 2022 में इस कंपनी के पास टोटल जो असेट थे वो 298 करोड़ के थे। उसके बाद 2023 में इस कंपनी ने एक्सपेंशन किया, उसके बाद 347 करोड़ के लगभग इसके पास असेट्स आ गए। 2024 ने पहुँचते पहुँचते 665 करोड़ के इन्होंने असेट भी जुटा लिए, और अभी तक देखा जाए जहाँ तक डाटा आउट है तो 756 करोड़ के ये असेट अपनी कंपनी में जुटा चुके हैं। तो इसके प्रॉफिट भी अच्छे हैं, इसके असेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, ऑलरेडी ये इनका रेवेन्यू हर साल बढ़ता आ रहा है, और उसी हिसाब से अब रेवेन्यू बढ़ेगा, कंपनी एक्सपेंड करेगी तो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, खर्चे भी बढ़ेंगे। तो देखा जाए तो हमें मेनली प्रॉफिट पे फोकस करना है, क्योंकि जैसे जैसे ये प्रॉफिट देगी वैसे जैसे हमारा इन्वेस्टमेंट का इसमें फ़ायदा होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो प्रॉफिट इसके लगातार हर साल बढ़ते रहे हैं। ये होगी इसकी कंपनी की जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट थी वो। अभी हम इसके देख लेते हैं कि जो अपनी फील्ड में इसकी कंपनी काम कर रही है उस फील्ड में जो इसके और कंपटीटर हैं उनके साथ क्या रेशियो वगैरह रहा है उनका भी थोड़ा सा हल्का सा देख लेते हैं। अभी ये कंपनी लिस्टेड होगी तो उस बेस पर हम इसके KPIs वैल्यू भी देखेंगे। तो बाकी जो कंपनी मेन कंपटीटर हैं वो ये 4 मेन कंपटीटर हैं इस कंपनी के: GMM, P Pfaudler लिमिटेड, HLE ग्लासकोट लिमिटेड, थर्मैक्स लिमिटेड एंड प्राज इंडस्ट्रीज़, जिनके PE रेशियो ये सामने आपको दिख रहे हैं सारे। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी मैंने सबका दिखा दिया है आपको, 27.99, 15.53 एंड 24.09% है। उसके बाद अभी हम इस कंपनी का RONW भी देखेंगे, और नेट असेट वैल्यू भी इन सारी कंपनियों की ये रही 215, 61, 394 एंड 69। अब सेम इनकी इनकम, अब चूँकि ये कंपनी पहले से लिस्टेड है तो ऑब्वियसली इनकी इनकम ज़्यादा होगी इस कंपनी से, लेकिन ये अपनी फील्ड में मार्केट में लिस्ट होने जा रही है तो ऑब्वियसली ये भी ग्रोथ करेगी, तो इसका भी इनकम कुछ इस तरह से बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये इसके जो भी कंपटीटर हैं उनका कंपैरिजन था। अब हम देख लेते हैं कि इस कंपनी की खुद की KPIs वैल्यू क्या है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें तो 20.74% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, ROE है, जो कि एक बहुत अच्छा ROE हो माना जाता है या बहुत बेहतर है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे देखें तो इन्होंने 25.49% का रिटर्न दिया है, जो भी इनकी कैपिटल लगी हुई है उस पर। तीसरे नंबर पे आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, यानी इन पे कर्जा तो देखा जाए तो बहुत ही कम है, 1% से भी कम है। तो ये बहुत अच्छा माना जाता है कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.32%, यानी 1% के लगभग भी इनके पास कर्जा नहीं है, सिर्फ इतना 0.32% है। तो ये रेशियो अगर है तो बहुत अच्छा इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। अब रिटर्न ऑन नेट वर्थ की बात करें अगर, तो इन्होंने 20.74% का रिटर्न दिया है नेट वर्थ पे, तो ये भी देखा जाए तो बहुत अच्छा है अब इनके जो भी रिटर्न है उसके हिसाब से। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन अगर देखें तो 10.92% की ग्रोथ इन्होंने दिखाई है इसमें भी, कि प्रॉफिट जो भी इन्हें हुआ है टैक्स देने के बाद भी उसका भी परसेंटेज अगर निकाला जाए तो 10.92% का लगभग इन्होंने रिटर्न निकाल के दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात हो जाती है। अब अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर बुक वैल्यू, प्राइस ओवर बुक वैल्यू, तो वो अभी तक अपडेटेड नहीं है। इन फ्यूचर में जब भी अपडेटेड होगी तो आपके सामने ज़रूर किसी ना किसी माध्यम से हम पहुंचा देंगे। अब इसकी अगर सारी KPIs वैल्यू की बात करें इन सिंगल लाइन, तो सारे फैक्टर इसके लगभग अच्छे हैं। जो चीज़ कम होनी चाहिए डेप्ट वगैरह वो इतना कम है, जो रिटर्न वगैरह है इक्विटी पे या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड पे वो इनका ठीक ठाक से है, बहुत अच्छा है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इनका बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो जाता है
कि इन फ्यूचर ये कंपनी ग्रोथ अच्छी कर सकती है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट जो भी होगा वो वर्थ करेगा, इसमें आपके पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये इसकी कुछ KPI वैल्यू के हिसाब से थी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके कंपनी के निगेटिव या पॉजिटिव क्या है। तो मैं मेनली जो 4 निगेटिव और पॉजिटिव थे वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। सबसे पहले हम निगेटिव की बात कर लेते हैं कि ये मेनली कंपनी जो ऑपरेट कर रही है वो भी तेलंगाना से ऑपरेट कर रही है। तो इस मामले में अगर हम देखे जाएँ तो निगेटिव ये है कि सिर्फ सिंगल स्टेट के हिसाब से चल रही है। अगर इस स्टेट में, तेलंगाना में, कुछ भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं या कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है तो इस कंपनी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये एक ही जगह सेटल्ड है। जैसे जैसे ये एक्सपेंड करेंगे तो ये फैक्टर भी अपने आप में पॉजिटिव बन जाएगा या कम हो जाएगा। दूसरे नंबर पे देखें कि ये कंपनी फ़िलहाल मेनली फार्मा और केमिकल इंडस्ट्री पे ही काम कर रही है, उनके लिए इक्विपमेंट बना के दे रही है। तो ऑब्वियसली इस फील्ड में भी इन्हें थोड़ा सा एक्सपेंशन करना चाहिए, अदरवाइज़ ये सिर्फ 2 फील्ड पर ही अवेलेबल है फ़िलहाल। तो एक तरह से उन्हीं के ऊपर निर्भर है, तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव पहलू हो जाता है। तीसरा देखा जाए तो एक्सपोजर टू रॉ मटेरियल कॉस्ट फ्लक्चुएशन। इसमें क्या हो जाता है कि जो भी कंपनी फार्मा में के फील्ड में काम करती है तो इन्हें जो भी अपने इक्विपमेंट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए वो काफ़ी लिमिटेड हैं, उसके लिए इनके पास ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं है। तो ये भी अपने आप में एक नेगेटिव वैल्यू हो जाती है कि इनके पास ज़्यादा सोर्सेज होने चाहिए कि जहाँ से ये आ सके, जहाँ से ये एक्सपेंड कर सकें, या फिर अगर कोई रॉ मटेरियल इन्हें चाहिए तो जिधर से चाहें, जहाँ हाथ फैलाएं वहाँ से उन्हें ये मिल जाए, पर ऐसा नहीं है, इनके पास बहुत लिमिटेड एक्सेस है। लास्ट में आ जाता है एक नेगेटिव वैल्यू कि रिस्क फ्रॉम अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। तो इसमें क्या होगा कि इनकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग हब है वो तेलंगाना में है और 8 यूनिट है मेनली, उसमें भी जो हो रहा है, नई नई चीज़ें बन रही हैं या नए उपकरण बन रहे हैं, उनका भी अभी सही से, पूरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सही से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो इन्हें थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहिए, थोड़ा सा और यूटिलाइजेशन को बढ़ाना चाहिए, जिससे क्या हो जाए कि इनका जो निगेटिव ये पहलू है ये थोड़ा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। ये थे इसके निगेटिव पहलू। अब अगर पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव ये है कि ये कंपनी अपने फील्ड में, जो भी इसके पीयर्स हैं या जिस फील्ड में ये काम कर रही है, उसमें टॉप 5 के अंडर में आती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, यानी कि अच्छी ग्रोथ है, अच्छा काम कर रही है, इसलिए टॉप 5 में अपनी स्थिति बनाए हुए है। उसके अलावा पिछले 10 सालों में लगभग 11,000 प्रोडक्ट ये ऑलरेडी सप्लाई कर चुके हैं। तो यानी इनका जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं बनाने का काम, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से ये कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है कि इनकी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है स्टेनलेस स्टील ग्लास की, जो भी लाइन रिएक्टर है वो अपने जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहीं पे ये बना लेते हैं। तो ये भी अच्छी बात है, इन्हें किसी और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका एक पॉजिटिव पहलू है। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि कस्टम सॉल्यूशन फॉर फार्मा, केमिकल, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज। तो जो भी ये फार्मा, केमिकल या फूड या बेवरेज वाली जो इंडस्ट्री हैं, उनके लिए जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जो भी ये इक्विपमेंट वगैरह बनाती हैं, तो ये खुद ही डिज़ाइन करती हैं उन्हें, और खुद ही उन पर रिसर्च करती हैं, खुद ही बनाती हैं और खुद ही उन्हें इंस्टॉल करके देती हैं। यानी इस अगर अपने काम के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, कोई दूसरी कंपनी के साथ इन्हें टाई अप वगैरह नहीं करना होता, जो भी इन्हें ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं उनको ये खुद फुलफिल करके दे देते हैं। तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये कुछ थे निगेटिव एंड पॉजिटिव जो मैंने आपको बताए। इसके बाद लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, लास्ट कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि फ़िलहाल इसका आपको अवॉइड करना चाहिए या अप्लाई करना चाहिए, जीएमपी वगैरह क्या चल रहा है। तो आज की डेट के हिसाब से 4 जनवरी 2025 के हिसाब से इसकी जीएमपी पिछले 2 दिन में ही 90 पे आ गई है, यानी एक शेयर पे आपको 90 रुपये का प्रॉफिट लगभग मिल रहा है, दिख रहा है। और एक लॉट में मैंने आपको बताया था इसमें लगभग 107 शेयर है, तो आप सोच लीजिए 107 शेयर पे कितना आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो अगर लिस्टिंग प्राइस की देखें कि इसकी जो जीएमपी चल रही है, ऑब्वियसली आगे भी वह भी बढ़ेगी, जैसे जैसे इसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसकी जीएमपी भी बढ़ेगी। लेकिन हम आज के हिसाब से सारी कैलकुलेशन करेंगे, आप फ्यूचर में उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। अगर लिस्टिंग प्राइस हम हाईएस्ट बिड करते हैं 140 का और 90 रुपीज़ की जीएमपी जो चल रही है वो हमें प्रॉफिट मिल जाता है, तो ये लगभग 230 रुपये पे लिस्ट होगा, यानी कि एक शेयर पे आपको लगभग 90 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसके लिए आपको फ़ंड कितना चाहिए, तो 107 शेयर का एक लॉट है, अपर प्राइस अगर हम 140 पे लगाते हैं तो फंड उस हिसाब से आपको 14,980 रुपये की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। इतना फंड आपके पास होना चाहिए। अब अगर लिस्टिंग की बात कर लें, टोटल एक लॉट पे आपको कितना लिस्ट पे प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक लॉट में 107 शेयर हैं,
उसके अलावा 90 रुपये का आपको एक शेयर पर प्रॉफिट मिल रहा है, तो टोटल जो आपको प्रॉफिट हो जाएगा वो लगभग 9,500 रुपये के लगभग आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। यानी 61% का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट सबसे आखिरी सवाल जिसके लिए आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा कि आप इसको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए देखें तो अभी ये जस्ट प्री अप्लाई में आया है, अभी आपके पास टाइम है, आप कुछ दिन इसको और ट्रैक कीजिए। इसकी जीएमपी देखिए बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी ऑब्वियसली इसमें सब्सक्रिप्शन भी बढ़ेगा, और जितना सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हो जाएगा उतना मिलने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो आप पहले ये कंसिडर कीजिए कि आपको ये प्रॉफिटेबल है या नहीं, या फिर ये लिस्ट अच्छी खासी जो वैल्यू है उस पर लिस्ट हो जाएगा या नहीं। सब जब इन सारे फैक्टर्स को आप एक साथ कर ले, उसके अलावा पीछे मैंने इस कंपनी के बारे में आपको जो जो कुछ बताया उन सबको बातों को ध्यान में रखना। उसके बाद अपने दिमाग से खुद ये डिसीजन लेना कि आपको ये अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा है, आपको लगाना है, तो ये कॉल आपकी होगी कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। मैं अपने लिए बता सकता हूँ, आपके लिए नहीं बता सकता। तो मेरा तो डिसीजन ये रहेगा कि जिस हिसाब से इसकी जीएमपी चल रही है, अगर आगे और ग्रोथ करी तो ऑब्वियसली मैं तो अपनी आईडी से इसको एक बार अप्लाई ज़रूर करूँगा। आपका अपना कॉल क्या है वो आप डिसाइड करेंगे, वो आपका पूरा डिसीजन रहेगा। तो आई होप मैंने आपको इसका पूरा सब कुछ बता दिया। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई चीज़ रह गई हो, कहीं कुछ मुझसे छूट गई हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें आप लिख सकते हैं। मैं किसी ना किसी प्रकार से आपको इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पूरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको बिना लाइक किए हुए मत जाना, और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि इन फ्यूचर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी हो वो आप तक ज़रूर पहुँच जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, जिसकी वजह से आपने ये इस पूरे वीडियो को इतना प्यार दिया। और इसी प्रकार के अगर आपको आगे वीडियो चाहिए तो चैनल के साथ जुड़े रहना। हम बहुत जल्द मिलेंगे किसी अच्छे आईपीओ के रिव्यू के साथ, फुल डिटेल एनालिसिस के बाद, और इसके भी हम छोटी छोटी वीडियो आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है जीएमपी वगैरह की आप तक पहुंचा देंगे। तो मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।